देखिए आपका अध्याय 10 हम शुरू करने जा रहे हैं। लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के बारे में। तो कभी कल अध्याय भी आजकल पूछ ले रहा है कि जैसे अध्याय 10 किस धारा से किस धारा तक है, इसमें क्या है। तो या तो ब्रेक पर चिन्ह लगा लेना है या अलग से लिख लेना है कि इस यह अध्याय 172 से लेकर 190 तक है, यानी कि 174 से लेकर 190 तक है। तो इसमें दिया क्या गया है? तो इसमें जो दिया गया है वह आपका ये दिया गया है कि लोक सेवक कोई आदेश देगा या लोक सेवक कोई सूचना निकालेगा या लोक सेवक कोई लिखित आदेश देगा और कोई व्यक्ति उस आदेश का अपालन करेगा, यानी कि वायलेशन करेगा, तो ऐसी दशा में ऐसे लोग दंड के भागी होंगे जो लोक सेवक के आदेश का क्या करते हैं, वायलेशन। जैसे कि लोक सेवक ने समन निकाला या पुलिस है तो लिखित आदेश निकाली, या अगर मजिस्ट्रेट हैं तो सीआरपीसी की धारा 133 के तहत लोक न्यूसेंस हटाने का कंडीशनल ऑर्डर दिया, या 144 के तहत लोक न्यूसेंस के अर्जेंट मामलों में आपका कह सकते हैं कि आदेश दिया गया है, या किसी व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा की गई है, या कोई व्यक्ति आपका शपथ पत्र पर लोक सेवक के समक्ष सत्य कथन करने के लिए बाध्य है और झूठा कथन कर देता है, तो इन सब के लिए जो दंड का प्रावधान किया गया है चैप्टर 10 में किया गया है। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आपका जो अच्छा बनता है, जो एमपी ओपी में कल भी मैं बताया था सामान्य बातों में, कि निम्नलिखित में से कौन दंडनीय नहीं है। तो आपका समन को रिसीव न करना, तो समन को अगर रिसीव कोई व्यक्ति करने से इनकार कर दे तो वह दंडनीय नहीं है। दूसरा यानी कि समन लेने से इनकार करना। एक और मैं देख रहा था क्वेश्चन बना था कि समन पर साइन करने से इनकार करना क्या दंडनीय है कि नहीं। नहीं, क्योंकि समन लेने से व्यक्ति क्या कर सकता है, इनकार। एक और क्वेश्चन इसी तर्ज पर बना है भाई कि समन ले लिया और फिर आपका फाड़ कर पुलिस के सामने ही फेंक दिया, तो दंडनीय नहीं है। फिर मैं बता दूं, तो समन लेने से इनकार करना, समन पर साइन न करना, या समन रिसीव करने के बाद चाहे जला दो चाहे फाड़ कर फेंक दो, रिसीव करने के बाद कोई मतलब नहीं है। लेकिन रिसीव करने के पहले आपका फाड़ना, यानी कि न्यायालय ने जो आदेश निकाला है उसको आप नष्ट किए हैं, वो भले दंडनीय है। लेकिन रिसीव करने के बाद पुलिस के सामने एक क्वेश्चन ये भी आया है कि रिसीव किया और पुलिस के सामने फाड़कर फेंक दिया, तो क्या दंडनीय होगा कि नहीं, वह नहीं होगा। तो आखिर क्या क्या दंडनीय है ये अब देखिए, तब आपका सेक्शन शुरू किया जाए। लोक सेवक ने समन निकाला, आप पर समन की तामील हो गई। मैंने पहला कि आप समन की तामील न हो इसके लिए फरार हो गए हैं, या तो कहीं छुप गए हैं, या घर में ताला बंद करके क्या हो गए हैं, गायब, तब ये दंडनीय है। दूसरा आपका समन निकाला गया, कोई व्यक्ति नहीं मिला, जाकर लोक सेवक चस्पा कर दिया है और जो चस्पा किया गया है समन आप फाड़ कर फेंक दे रहे हैं, तब भी दंडनीय है। तीसरा समन निकाला गया या पुलिस ने लिखित सूचना निकाली या सूचना दिया किसी को, लिखित सूचना, आपका लिखित आदेश निकाला। अभी आपका सीआरपीसी में फिर आज हल्का सा हम बताएंगे भी कि पुलिस आपका तलब करती है समन वारंट जारी करके नहीं, रिटेन ऑर्डर। किस धारा में रिटेन ऑर्डर पूछा गया, झारखंड में 160। और बयान किस में लेती है, 161। और बयान का एविडेंस में क्या महत्व होगा, 162। तीनों रट कर जाइएगा। दो धाराएं बताई गई हैं और तीसरी धारा भी काफी महत्वपूर्ण है
जो बार बार कंपटीशन में अटैक कर रहा है तो बता ही जाएगा। तो इसके बाद आपका जैसे कि समन बताया जा रहा था कि समन ले लिया, जिस दिन और जिस स्थान पर न्यायालय में हाजिर होना था वह हाजिर ही नहीं हुआ, तो क्या वह आगे बैठे हो, हाँ तो जगह आराम से, या समन ले लिया और समन लेने के बाद गैर हाजिर रहा कोर्ट में जिस दिन आना था, ये भी दंडनीय है। इसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वह आपका एक जिला जज का क्वेश्चन बनता है और एक कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है। अगला इसमें है कि वारंट जारी हुआ और वारंट निष्पादित न हो, इस कारण से वह फरार हो गया। तो यहाँ आपका क्वेश्चन एक बन सकता है नया कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है तो ये व्यक्ति को आदेश नहीं दिया गया है बल्कि पुलिस को आदेश दिया गया है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को गिरफ्तार करिए। अगर वह व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो जाता है तो कोई अपराध नहीं करता। तो जब फरार हो गया तो बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 82 में अब क्या जारी कराई जाएगी, प्रोक्लेमेशन या फरारी की घोषणा, और 83 में आपका कुर्की, आपका दोनों बताया गया है। लेकिन वारंट पर गिरफ्तार न हो, वारंट का निष्पादन न हो, इस कारण से अगर वह फरार हो जाता है तो वह कोई अपराध नहीं करता। तो पहले तो सामान्य बातों में कौन कौन अपराध नहीं है एक लिस्ट बना लीजिए और तब सेक्शन वाइज चला जाए। इधर के 8-10 सेक्शन तैयार करने पड़ेंगे जो स्पेशली प्री और मेंस में पूछे जाते हैं। पहले लिखिए भाई सामान्य बातें, उसको सामान्य बातें अध्याय 10 की लिखिए तब बताया जाए, क्योंकि प्रयास ये किया जाए कि सामान्य बातों से भी क्वेश्चन आ जाए। लिखिए समन लेने से इनकार करना, अभी भूमिका लिखवाई जा रही है इसकी। समन लेने से इनकार करना या समन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, या समन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना, या समन लेने के बाद फाड़ देना। लेने के बाद, ये नहीं कि पहले नहीं, सतर्क रहना है। समन लेने के बाद फाड़ देना या वारंट का निष्पादन न हो इसके लिए फरार हो जाना, या वारंट का निष्पादन न हो यानी कि वारंट का एग्जीक्यूशन न हो इसके लिए फरार हो जाना दंडनीय नहीं है, अर्थात अपराध नहीं है, दंडनीय नहीं है, इसका मतलब कि अपराध नहीं है। अब आइए आपका 172 चला जाए, सेक्शन वाइज चलिए। लिखिए भाई आपका एमपी यूपी में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यूपी में एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है प्री में। लिखिए सेक्शन 172 शुरू करिए। लिखिए समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यदि किसी लोक सेवक ने
लोक सेवक तुरंत पॉइंट पकड़ना है। लोक सेवक मतलब आईपीसी की धारा वाला 21। और यदि किसी लोक सेवक ने कोई समन सूचना या आदेश निकाला हो, यदि किसी लोक सेवक ने कोई समन सूचना या आदेश निकाला हो और कोई व्यक्ति उससे बचने के लिए फरार हो जाता है, माने तामील ही न हो, और कोई व्यक्ति उससे बचने के लिए फरार हो जाता है। बचने के लिए मतलब आपका रिसीव न हो, फरार हो जाता है, तब वह दंड का भागी होगा। दंड की मात्रा लिखिए। पैराग्राफ 2 खंड बना लीजिए। यदि न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने यदि न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने समन सूचना या आदेश निकाला हो, न्यायालय से भिन्न पहले लिखवा जा रहा है क्योंकि दंड की मात्रा अलग अलग है। यदि न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने समन सूचना या आदेश निकाला हो, तब दंड सादा कारावास 1 मास तक का या जुर्माना 500 या दोनों। बहुत कम दंड है। सादा कारावास सिंपल होगा, कठोर या सश्रम नहीं। सादा कारावास 1 मास तक का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। यदि न्यायालय ने ऐसा किया है, अब पूरा वाक्य नहीं लिखवा जा रहे हैं भाई, शॉर्टकट में थोड़ा हम लिखवा रहे हैं। ऐसा किया मतलब न्यायालय ने समन आदेश या सूचना जारी की है। यदि न्यायालय ने ऐसा किया है तब दंड थोड़ा बहुत बढ़ेगा मात्रा। तब दंड 6 माह का कारावास, सादा कारावास लिखिएगा भाई, 6 मास तक का सादा कारावास या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। फिर एक बार कवर करिए दंड की मात्रा। अगर कोर्ट ने ये कहा है, समन निकाला कि तुम हाजिर हो जाओ या अपने एजेंट के माध्यम से हाजिर हो जाओ या कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या करो, पेश करो, और वह व्यक्ति समन तामील न हो, क्या हो गया, घर से फरार, तब दंड की मात्रा थोड़ा बढ़ेगी। और दंड की मात्रा भी याद रखनी है, कितना, 6 माह सादा कारावास 6 मास का या जुर्माना 1000 या दोनों। अगला ये आपका 173 समन की तामील का हेडिंग डालिए। यहाँ थोड़ा शॉर्टकट एक 173 किया जाएगा। समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का, समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना या उसके प्रकाशन का निवारण करना। इसका मतलब ये हुआ कि समन की तामील होने से कोई रोक रहा है, समन चस्पा करने गई पुलिस उससे रोक रहा है, और समन चस्पा कर दी पुलिस, और आपका ये जानते हुए कि ये चस्पा किया गया पुलिस द्वारा, फाड़ कर क्या करता है, फेंक देता है। यानी कि आप निवारित कर रहे हैं, यानी कि पुलिस को या तो रोक रहे हैं या समन को चस्पा करने समय रोकना, या चस्पा हो गया तो फाड़ कर क्या कर दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं। तो इस धारा के तहत व्यक्ति दंड का क्या होगा, भागी। तो इसमें कम चांस रहता है। अगला लिखे 174
174। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए, लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना, यानी कि पब्लिक सर्वेंट का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, यदि न्यायालय ने आदेश दिया हो तब दंड, पहले न्यायालय का लिख लीजिए तब समझाया जाए। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस रहता, मैं भी बता रहा हूँ, पर लिख लीजिए, यदि न्यायालय ने आदेश दिया हो तब दंड, सादा कारावास 6 माह का या 1,000 रुपया जुर्माना या दोनों। तब दंड सादा कारावास 1 माह 6 माह तक का, सादा कारावास 6 माह तक का या जुर्माना 1,000 रुपया या दोनों। इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखे, यदि न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने आदेश दिया हो यदि, हल्का सा स्पीड बढ़ाइए, यदि न्यायालय से भिन्न किसी प्राधिकारी ने आदेश दिया हो तब दंड सादा कारावास 1 माह तक का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। सादा कारावास 1 माह तक का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। आजकल जो मॉडल बन रहा है, नया मॉडल आपका, वह ये बन रहा है कि किन धाराओं में आपका दंड की मात्रा समान है। तो लिखिए, तो पैराग्राफ चेंज करके, धारा 172, 173 तथा 174, नया मॉडल बिल्कुल बन रहा है ऐसे। सेक्शन 172, 173 तथा 174 में दंड की मात्रा समान है, सेम दंड चलता है तीनों में, यानी कि दंड की मात्रा समान है। तो याद रखिए कि कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो सादा कारावास 6 माह या जुर्माना 1,000 या दोनों, और कोर्ट के अलावा किसी पब्लिक सर्वेंट ने दिया है आदेश तो आपका सादा कारावास 1 माह या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। ये तीनों धाराएं एक साथ पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन एमपी 2-3 बार बना चुका है। आपका पब्लिक जब न्यूसेंस में हम आएंगे तो फिर ऐसा क्वेश्चन ही हम बताएंगे कि किन दो धाराओं में दंड समान है। तो नया क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, क्योंकि प्री में छंटनी करनी है आयोग को, तो ऐसे ही फालतू 2-4 क्वेश्चन बनाकर लोगों को क्या करेगा, बाहर। लेकिन भाई सतर्क रहना है। अब आइए 170, देखिए इसमें दृष्टांत पूछा जाता है। इसमें जो आपका दृष्टांत पूछा जाता है, 2 दृष्टांत दिए गए हैं और दोनों प्रयास करिए दृष्टांत को तैयार करने का प्रयास करिए। पहला कलकत्ता उच्च न्यायालय, मेंस में भी कई बार आ चुका है, एचजेएस में भी आ चुका है, प्री में भी। दोनों दृष्टांत बेयरेट में अंडरलाइन करेंगे। एक कलकत्ता हाई कोर्ट का दृष्टांत है और दूसरा जिला न्यायाधीश का। कलकत्ता हाई कोर्ट एक व्यक्ति के खिलाफ हाजिर होने के लिए सबीना निकालता है, सबीना माने आदेश देता है, समन निकालता है, और वह व्यक्ति उस सबीना के पालन में कलकत्ता उच्च न्यायालय में हाजिर नहीं होता तो किस धारा के तहत वह दंडनीय होगा, 174 के तहत। चूंकि आदेश हाजिर होने का किसने दिया है, कोर्ट ने, तो फिर दंड की मात्रा बताइए, अभी लिखो कितना मिलेगा। सादा कारावास लगाते रहे भाई, केवल 6 माह नहीं, आगे कठोर नहीं, कैसा कारावास, सादा कितने माह, 6 माह या जुर्माना 1,000 या दोनों। अब दूसरा, ये एक जिला जज हैं, एक साक्षी को समन जारी करते हैं
कि वह कोई दस्तावेज पेश करे आपका या हाजिर हो कोर्ट में और वह गवाह समन का पालन न करते हुए हाजिर नहीं होता, यानी कि गैर हाजिर रह जाता है, एपियर नहीं होता, तो किस धारा के तहत वह गवाह दंड का भागी होगा? तो आपका 174 के तहत। चूंकि यहाँ समन न्यायालय ने निकाला है तो दंड की मात्रा फिर वही 6 माह चलेगी। तीसरा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाइए कि एक पुलिस अधिकारी है, अन्वेषण कर रहा है, सेक्शन सीआरपीसी 160 के तहत तथ्य और परिस्थितियों से एक व्यक्ति परिचित पुरुष को माने थाने में हाजिर होने के लिए लिखित आदेश निकालता है और ऐसा व्यक्ति थाने में हाजिर नहीं होता, तो आईपीसी की किस धारा के तहत ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा? तो 174 के तहत। बताइए, कोर्ट ने आदेश दिया है हाजिर होने का कि पुलिस ने? तो पुलिस ने दिया तो दंड की मात्रा क्या होगी? कम। और कितना होगी? सादा कारावास 1 मास का या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। ऐसे ही रटा मारना, ये सब धाराएं समझ में भले कम आए, कंपटीशन के लिए कुछ धाराएं क्या मारनी पड़ेगी? रटा, और कोई उपाय नहीं है। आइए 174 ए देखा जाए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। यहाँ आपका जब भी 174 पढ़ेंगे, आपका सबसे पहले आप सीआरपीसी की धारा पढ़ेंगे, यानी कि सीआरपीसी में अपराध हैं और दंड कहाँ दिया गया है? आईपीसी में। एक इंटरव्यू का भी क्वेश्चन ये बन रहा है कि ऐसा कोई उपाय बताइए जहाँ की सीआरपीसी में अपराध हो और आईपीसी में उसके लिए दंड हो। तमाम सेक्शन है। 133 का आदेश न मानना, 144 सीआरपीसी का न मानना, 160 का आदेश न मानना। इसके बाद आप देख सकते हैं 144 ए का आदेश न मानना इत्यादि। ये सभी 82 का आदेश न मानना, ये आदेश न माने पर सीआरपीसी के किसमें सजा दिया गया है? आईपीसी में। तो आईपीसी में आपका फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए तो 82 में आपका बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन आपका जेस में ही बना है, आपका प्री में और इंटरव्यू में भी, जे और एपीयू में भी बनने का पूरा चांस रहता है। फिर एक बार देखिए, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और न्यायालय को ये विश्वास हो जाता है या प्रतीत कराया जाता है कि वह व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है या तो फरार हो गया है या अपने को छिपा लिया है। दो बातें, यानी कि या तो क्या हो गया है? फरार, या अपने को क्या किया है? छिपा लिया है, जिसके कारण वारंट की तामील नहीं हो पा रही है, यानी कि वारंटी गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है। अतः 82 के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आप क्या करिए? फरारी की घोषणा, उद्घोषणा करिए, भगोड़े की घोषणा करिए। भगोड़े की घोषणा किस धारा में? सीआरपीसी में 82। 82 किसी भी व्यक्ति के खिलाफ की जा सकती है और 82(4) के तहत केवल अभियुक्त के खिलाफ। 82 के तहत किसी भी व्यक्ति, तो जेस में पूछा गया कि 82 के तहत प्रोकुमुलेशन किसके खिलाफ? तो अभियुक्त के खिलाफ, साक्षी के खिलाफ, प्रतिभू के खिलाफ, उपर्युक्त सभी व्यक्ति में उपर्युक्त सभी क्या है? शामिल। एक डेट दी जाती है जो उद्घोषणा के 30 दिन के बाद की होगी, पहले की नहीं। कितने दिन बाद की? 30 दिन। और कोर्ट द्वारा ये आदेशित कहा जाएगा कि इस तारीख तक तुम कोर्ट में क्या हो जाओ? हाजिर। तो अगर ऐसा व्यक्ति उस तारीख तक, यानी कि उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर हाजिर नहीं होता, तो ऐसी दशा में आईपीसी की धारा 174 ए के तहत वह दंड का भागी होगा। और अगर उद्घोषणा 82 वाली है
तो ऐसी दशा में दंड 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। ये 82 वाली। अब आइए 82 के खंड 4 मूल सीआरपीसी में नहीं था, ये 2005 में जोड़ा गया। तो आईपीसी की धारा 174 ए भी उसी समय जोड़ी गई थी 2005 में, याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि अगर कोई 19 कुल अपराध हैं, अगर अभियुक्त के खिलाफ पहली बार 82 के तहत उद्घोषणा की गई थी, अभियुक्त हाजिर नहीं हुआ और 19 गंभीर अपराधों में से कोई अपराध किया है, तो न्यायालय उसके खिलाफ दूसरी बार उद्घोषणा या प्रोकमुलेशन कर सकता है और उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है। फिर 30 दिन के बाद का समय दिया जाएगा और नहीं आता तो आपका 174 ए में ही दंड पाएगा, लेकिन दंड की मात्रा बढ़ेगी। एक नया अपराध कर दिया ना आकर 7 वर्ष तक का कारावास और क्या जुर्माना। तो 174 ए ये आपका सीआरपीसी से किससे जोड़कर पढ़ेंगे, आपका 82 और 82 4। लिखिए इसको भाई, 174 ए लिखिए। पहला लिखिए आपका सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा के, हेडिंग डालिए आपका। एक 174 ए कैपिटल की हेडिंग पर डालिए, सीआरपीसी की धारा 82 के अधीन किसी उद्घोषणा यानी कि प्रोकमुलेशन, किसी उद्घोषणा के उत्तर में गैर हाजिरी के उत्तर में गैर हाजिरी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि ऐसी उद्घोषणा सीआरपीसी की धारा 82 के तहत की गई है, पोस्ट में 1 लिखिएगा। यदि ऐसी उद्घोषणा सीआरपीसी की धारा 82 के क्लाज 1 के तहत की गई है, यानी कि 82 के खंड 1 के तहत, तब दंड गैर हाजिर रहता है, पूरा नहीं लिखवा जा रहा है क्योंकि हेडिंग में लिखवाया गया है। तब दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। रटर इसको भी जाइएगा, चांस रहता है पूछने का। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि उद्घोषणा 82 के खंड 4 के तहत की गई है, यदि उद्घोषणा 82 के खंड 4 के तहत की गई है, तब दंड 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ये नया अपराध हो रहे हैं, मैं बता दूं। ये जो अपराध हैं, जो अपराध किया है उसके अलावा अपराध हो रहे हैं, ये नहीं कि उसी में जोड़ दीजिएगा। यह गैर हाजिर रहा उद्घोषणा में तब। देखिए पहले ये जो प्रावधान था प्रोकमलेशन का 174 में ही था और 2005 में थोड़ा दंड की मात्रा बढ़ाने के लिए अलग अब सेक्शन जोड़ दिया गया है। पहले 174 में ही आता था और अब क्या हो किस में आएगा, 174 ए में। लिखिए यह धारा, एक लाइन लिखिए तब अगली धारा चला जाए। यह धारा 2005 में संशोधन करके जोड़ी गई। यह धारा 2005 में संशोधन करके जोड़ी गई।
आगे आइए 175। दृष्टांत पूछ सकता है, बहुत ज्यादा पूछे कि कोई व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बाध्य है और न्यायालय या लोक सेवक के आदेश के बावजूद भी वह दस्तावेज पेश नहीं करता, तो ऐसी दशा में जब आप बाउंड हैं कानूनन और न्यायालय के आदेश पर भी दस्तावेज पेश नहीं कर रहे हैं, तो 175 के तहत आप दंड के क्या होंगे? भागी। अगला ये आपका 176, ये छोड़ दीजिएगा, 100 आपका 75 में कम चांस है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है, आइए 176 भी कम ही बनता है। जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है 177। तो दो धाराएं छोड़ दीजिए और 177 देखिए। 177 में आपका क्वेश्चन बना है, देखिए फिर एक बार भाई, मिथ्या इतिला देना। अब यहाँ दो तीन पॉइंट आपको याद रखना है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मिथ्या इतिला देता है, यानी कि आपका कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी विषय पर पब्लिक सर्वेंट को सही सूचना देने के लिए कानूनन बाध्य है। और ये कानूनन बाध्य है तभी लागू होगा, क्योंकि यही बात आगे हम बताएंगे और धाराओं में, जब आपका 211 इत्यादि धाराएं चलेंगी, कि वहाँ कोई व्यक्ति कानूनन बाध्य नहीं है और फर्जी एफआईआर कराता है, फर्जी सूचना देता है। तो 177 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति किसी सब्जेक्ट पर पब्लिक सर्वेंट को सही सूचना की गलत सूचना, यानी कि झूठी सूचना की सत्य सूचना, सत्य सूचना देने के लिए कानूनन क्या है? बात, यानी कि कानून ये कहता है कि आप सूचना दीजिए, तो तुरंत कानून पर आइए कि कहाँ कानून में प्रावधान है कि आप सूचना देने के लिए बाध्य हैं। तो कम से कम सीआरपीसी की दो धाराएं कवर करेंगे, एक 39 और दूसरा 40। तो 177 पढ़ने से पहले आप सीआरपीसी की दो धाराएं हम पढ़ाएंगे और उसके बाद आपका आगे बताएंगे। 39 ये कहती हैं कि कुछ अपराध अगर हुए हैं, लिस्ट हम नहीं बता सकते, अगर कुछ अपराध हुए हैं तो आपका जनता का ये कर्तव्य है कि जो व्यक्ति उन अपराधों के बारे में जानकारी रखता है उसकी सूचना पुलिस को दे। ये बाध्य है, विवेकाधिकार नहीं है, ऐसा व्यक्ति क्या है? बाध्य है। सेक्शन 40 बताता है कि जो गांव में नियोजित व्यक्ति हैं, अपॉइंट किए गए हैं, जैसे मास्टराइन साहब हो गई, आपका अभी तो गर्मी की छुट्टी रहेगी और जब आ जाएगी ठंडी तो कौन पढ़ाए, स्वेटर बुनना क्या होगा शुरू, और पंचौरा भी क्या हो जाएगा शुरू। और मास्टर साहब हैं तो आप जाइए, तो मास्टरों की ये आदत होती है कि ज़्यादातर मास्टर नेता ही निकलते हैं। आपका मने कह सकते हैं, जब भी हम भी कई जगह, मैंने एक दो जगह गए, तो जब भी किसी अध्यापक के पास जाइए जो हाई स्कूल इंटर या प्राइमरी का हो, हाई स्कूल तक के इंटर तक के, सबसे पहले वो आपका हाल चाल नहीं पूछेगा, पहले राजनीति की बात करेगा, ये पार्टी वो पार्टी, ये देश वो देश, ये पार्टी अच्छी वो पार्टी अच्छी, आधा घंटा तक पहले दो चौरा करेगा। उसके बाद पूछेगा क्या काम है, कभी अनुभव करिएगा अध्यापकों का। 90% अध्यापक क्या करते हैं पहले, और राजनीति में आ ही जाते हैं ज्यादातर, भाई राजनीति में पढ़ाना है नहीं लड़कों को, तो जब पढ़ाना नहीं है तो जो समय बचा तो किस में लगाएंगे? आप कह सकते हैं कि आपका दो चौरा में, पंचौरा में, राजनीति में, जैसे कि हमारे नेताजी हैं, अध्यापक से ही तो आपका गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री बने। तो इतिहास गवाह है कि अध्यापक भी क्या किया है, आगे बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ
कि सेक्शन 40 फीडबैक हुई है कि जो लोग गांव में नियोजित हैं या जो ग्रामीण हैं, दोनों के लिए, जो गांव में निवास करते हैं या भले निवास न करते हो लेकिन गांव में नियोजित हैं, जैसे लेखपाल साहब हो गए, मास्टर साहब हो गए, ग्राम चौकीदार हो गया, आपका कह सकते हैं कि पटवारी हो गया, माने लेखपाल जिसे कहा जाता है, ये लोग गांव में नियोजित हैं, तो कुछ अपराधों की सूचना देना इनके लिए क्या है, बाध्यकारी, विवेक नहीं है। ये बाध्य है कि पुलिस को कुछ अपराध की, कुछ माने अपराध अगर हुए हैं तो उनकी सूचना दें, और अगर ये सूचना देते हैं, अगर ये बाध्य हैं और सूचना देते ही नहीं, तो इसके पहले वाली धारा लागू होगी 176, और सूचना तो देते हैं लेकिन सत्य जानते हुए झूठी बात बताते हैं। यानी कि एक मान लीजिए कि गांव में किसान है, ये जानता है कि हमारे खेत में मर्डर हुआ है, पुलिस को बताता है कि हमारे खेत में एक आदमी सांप के काटने से मर गया है, तो जानते हुए फालतू सूचना दे रहे हो। तो अगर सूचना नहीं देता तो 175, 176, अब सूचना दिया लेकिन कैसे दिया सूचना, गलत सूचना, और सूचना देने के लिए वह क्या था, कानूनन बात था धारा 40 सीआरपीसी के तहत, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा। और किस धारा में मामला जाएगा, 177। अब देखिए बैरक आपका सही रहेगा, पहले बैरक देखा जाए, इसी में आपका कई चीजें जोड़ी भी जाएंगी, पुलिस एक्ट से भी हम जोड़ेंगे, फिर आपका फिर सीआरपीसी से जोड़ेंगे। ये इस सेक्शन से आपका क्वेश्चन बनता है। जो हमने किसान वाला उदाहरण बताया, ये उदाहरण जाकर थोड़ा साल भी देखते रहिए, ये कई बार उदाहरण पूछा गया है। तो देखिए अब बैरक की भाषा तब और समझा जाए भाई। 177, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तला या सूचना या जानकारी देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, यानी कि कानूनी रूप से क्या है, बाउंड है, उस विषय पर सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का उसके पास कारण है, तो वह दंड का भागी होगा। और दंड कितना मिलेगा, 6 माह का कारावास या जुर्माना 1000 या दोनों। लेकिन अगर ऐसी सूचना आपका अपराध के विषय में हो या अपराध के निवारण के विषय में हो या अपराधी को पकड़ने के विषय में हो, तो दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी, बढ़ जाएगी, और दंड 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। इसका मतलब ये हुआ, अब यही आपका क्वेश्चन 2-3 देखिए। पहला आपका देखा जाए 177 अप्लाई ही कब होगी, तो जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को किसी विषय पर कोई जानकारी देने के लिए बाध्य हो कि बाध्य न हो, पहला पॉइंट, कानूनन क्या हो, बाध्य हो। तो बाध्य अगर है और झूठी जानकारी दे देता है, तो ऐसी दशा में अगर वह झूठी जो इत्तला या सूचना दिया है अगर अपराध से संबंधित है या अपराधियों के पकड़ने से या अपराध को रोकने से, तब दंड की मात्रा थोड़ा ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों। और अगर सूचना अपराध से संबंधित नहीं थी, किसी अन्य मामले से थी, आप बाध्य थे देने के लिए सूचना, तो दंड की मात्रा थोड़ा कम होगी, 6 माह का कारावास या जुर्माना। तो 2-3 उदाहरण बनाया जाए। अब 2-3 उदाहरण क्या, यही बेयर का उदाहरण, तब 1-2 अपना उदाहरण बनाया जाए। बेयर एक्ट के उदाहरण को ही पकड़ा जाए। देखिए, को एक भूधारक, भूधारक माने लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड न आए तो लिख लीजिएगा भूमि का स्वामी, न आए तो उस पर लिख लीजिए भूधारक, मतलब क्या हुआ, लैंड ओनर या लैंड लॉर्ड।
या भूस्वामी, जमीन का मालिक, किसान जो आपका खतौनी में नाम है। देखिए फिर क एक भूधारक, यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर, यानी कि उसके खेत के अंदर कुछ ना है, तो ये तो जानिए भू संपदा मतलब क्या। खेत के अंदर एक हत्या की गई है, यानी कि मर्डर किया गया है। उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है, फाल्स इंफॉर्मेशन देता है, झूठी सूचना देता है कि मृत सांप के काटने से हुई है। तो अब बताइए, ये सूचना अपराध से संबंधित थी कि भिन्न से? तो अपराध से संबंधित थी तो ऐसा सूचना दाता दंड का भागी होगा। तो कितना दंड मिल सकता है? 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों। दूसरा, ये अपराध का निवारण या अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो अपराध का निवारण, तो दूसरा दृष्टांत ग्राम चौकीदार का दिया गया है। पहले ग्राम चौकीदार को समझिए और पुलिस एक्ट में आपका बताया भी जाएगा। ग्राम चौकीदार ग्राम का मुख्य सेवक होता है। उसका मुख्य कार्य गांव का चौकी पहरा देना होता है। इसकी नियुक्ति डीएम द्वारा, पदच्युति डीएम द्वारा, पुरस्कार डीएम द्वारा, बर्खास्तगी डीएम द्वारा। और ये किसके कंट्रोल में रहता है? डीएम द्वारा। इस पर प्राधिकार कौन रखता है? डीएम। तो धारा 21 पुलिस एक्ट की याद रखना है। राज्य सरकार चाहे तो जो डीएम का कंट्रोल ग्राम चौकीदार पर है, ये किसको हैंड ओवर कर सकती है? एसपी को। और जब तक हैंड ओवर नहीं करेगी तब तक ग्राम चौकीदार पर प्राधिकार कौन रखता है? 3-4 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है पीओ में, यूपीएपीओ में, और लोग एसपी मार कर आते हैं। साल में भी एसपी दिया है। एसपी तभी कंट्रोल करेगा जब राज्य सरकार क्या करे? आपका निर्देश दे। भाई ऐसे कंट्रोल नहीं करेगा, याद रखेगा एसपी। इसके बाद अगर ग्राम चौकीदार, अगर गांव में अपराध होता है तो वह उस अपराध की सूचना देने के लिए कानूनी तौर पे बाध्य है कि वह मजिस्ट्रेट या पुलिस को क्या दे? पुलिस को सूचना। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सीआरपीसी की धारा 40 बता रही है, 40 बता रही है। अगर ग्राम चौकीदार जानबूझकर सूचना नहीं देता तो वह सेक्शन 176 में जाएगा। और अगर जानबूझकर फाल्स सूचना देता है और सूचना अपराध से संबंधित है तो वह किस सेक्शन में आएगा? 177। तो ग्राम चौकीदार देख लिया जाए, जो उदाहरण है देख लिया जाए। ग्राम चौकीदार ये जान रहा है किसी रास्ते से एक डकैतों की टोली जा रही है जो अगले गांव में क्या करेगी? डकैती डालेगी। पुलिस पूरब टोली जा रही है। ग्राम चौकीदार पुलिस को सूचना देता है कि कुछ लोग पश्चिम दिशा में जा रहे हैं संदिग्ध। पुलिस पश्चिम गई और डकैत किधर जा रहे हैं? पूरब। तो बताइए ग्राम चौकीदार ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी कि नहीं? और दी तो उसका कर्तव्य अपराध का क्या करना था? निवारण। और अपराध का निवारण न करके आपका कह सकते हैं कि फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया। तो ऐसी दशा में ग्राम चौकीदार भी क्या होगा? दोषी होगा। किस धारा के तहत? गलत सूचना जानबूझ देने के तहत। कौन सी धारा है? 177। लिखिए इसको भाई। हेडिंग डालिए मिथ्या इत्तला देना। 177 में हेडिंग डालिए मिथ्या इत्तला देना। भाई दृष्टांत अंडरलाइन कर लीजिएगा दोनों। एक भूधारक है और दूसरा कौन सा है? ग्राम चौकीदार। हेडिंग डालिए, लिखा नहीं जाएगा दृष्टांत, ये भी याद रखो, किताब से पढ़ना बेहरक से। मेन मेन चीजें ही लिखवाई जाएंगी। लिखिए भाई, जो कोई लोक सेवक को जो कोई लोक सेवक को
लोक सेवक के नाते जो कोई लोक सेवक को लोक सेवक के नाते किसी विषय पर सूचना देने के लिए इत्तिला कहा जाता है। सूचना देने के लिए वैध रूप से बाध्य होते हुए, भाई किसी विषय पर सूचना देने के लिए वैध रूप से बाध्य होते हुए झूठी सूचना देगा, माने फॉल्स इंफॉर्मेशन, झूठी सूचना या मिथ्या कहा जाता है, मिथ्या सूचना देगा वह दंड का भागी होगा। नीचे दंड की मात्रा लिखिए। सादा कारावास 6 मास का या जुर्माना 1000 या दोनों। दंड की मात्रा पर लिखे। सादा कारावास सिंपल, सादा कारावास 6 माह तक का या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। यदि ऐसी सूचना अपराध से संबंधित हो, भाई और भी चीजें, अपराध के प्रिवेंट करना और अपराधियों को पकड़वाना, थोड़ा शॉर्टकट में लिखवाया जा रहा है, पकड़वाना भी इसी में शामिल है। यदि ऐसी सूचना अपराध से संबंधित हो तब दंड। यदि ऐसी सूचना अपराध से संबंधित है तब दंड लिखिए। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अगला लिखिए सेक्शन 179, हेडिंग डालिए 179। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। यानी कि अगर आपका कोई व्यक्ति है जो किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कानूनन बाध्य है, भाई विवेक नहीं है उसका, कानूनन क्या है, बाउंड है, और अगर वह उत्तर देने से डिनाई करता है कि हम इसका उत्तर नहीं देंगे, तो वह किस धारा के तहत दंड का भागी होगा? 179 के तहत दंड का भागी होगा। इसको आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे। आपका कह सकते हैं कि क्रिमिनल मामलों से सीआरपीसी से एक बार क्वेश्चन बना है कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर नहीं देता या न्यायालय ने दस्तावेज पेश करने के लिए कहा नहीं करता, तो सीआरपीसी में भी वह दंड का भागी होगा। देखिए तो एक बार 349 है। 7 दिन का कारावास का दंड है, उसमें एक बार देख लिया जाए भाई, तब कोरिलेट करके लिखवा जाना। थ्री फोर नाइन देखिए तो नहीं, वही है ना। देखिए आपका सेक्शन 349 भी इसी के साथ कोरिलेट करना है कि अगर न्यायालय ने, सही है ना, देखिए एक बार, ऐसा संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, उत्तर देने से इनकार करना, ये पूछा जा चुका है एपीओ में, आगे सीआरपीसी में इसको भी बताएंगे तो फिर ये कोरिलेट करेंगे आईपीसी की धारा। ये दोनों कोरिलेट करके पढ़ना चाहिए।
तो सीआरपीसी में भी यही प्रावधान है कि अगर न्यायालय ने किसी से प्रश्न किया, वह उत्तर देने के लिए बाध्य हैं और उत्तर नहीं दिया तो ये न्यायालय की अवमानना किया और न्यायालय 349 के तहत 7 दिन का कारावास का दंड दे सकता है। तो दंड की मात्रा भी पूछी गई, अधिकतम कितना दिन, 7 डेज। इसको लिखिए पहले 179 को कोरिलेट करके उसको भी लिखवाते हैं सीआरपीसी। लिखिए भाई, हेडिंग डाले हैं ना, और लिखिए ऐसी दशा में दंड की मात्रा केवल लिखिए। सादा कारावास 6 मास या जुर्माना 1000 या दोनों। अभी आईपीसी में लिखवाया जा रहा है सेक्शन 179 आईपीसी में। सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपये या दोनों। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सीआरपीसी की धारा 349 के तहत, सीआरपीसी को रिलेट कर लीजिए, सीआरपीसी की धारा 349 के तहत प्रश्न का उत्तर न देने पर दंड, शॉर्टकट में लिखवा रहा हूं, प्रश्न का उत्तर न देने पर दंड 7 दिन तक का कारावास। एक बार देखे तो सादा है कि कठोर, देखने दीजिए एक बार और, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन फंसा दे रहा है। और 349 में देखे तो एक बार देख लिया जाए तभी बताया जाए, भले 1 मिनट लग जाए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन 2-4 मैं बता दूं। सादा है ना, 7 दिन का सादा कारावास, सादा बना लीजिएगा जो 7 डेज लिखे हैं, 7 दिन का सादा कारावास। अगला लिखे धारा, आईपीसी की धारा बैक हुई 180। इस पर भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका एफआईआर पर जाके कोरिलेट करके बनता है या एनसीआर पर बनता है। तो बताइए, अगर 154 के तहत एफआईआर दर्ज होती है, 155 के तहत एनसीआर दर्ज होती है, तो एफआईआर या एनसीआर पर किसका हस्ताक्षर होता है, सूचनादाता, और दूसरा किसका, थाने के भार साधक अधिकारी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ये दोनों का होता है कि एक का। और अगर सूचनादाता पुलिस के कहने के बावजूद भी एफआईआर या एनसीआर पर न तो साइन करता है और न अपना थंब लगाता है, तो ऐसी दशा में क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा सूचनादाता आईपीसी की किस धारा के तहत दंड का भागी होगा। तो अगली धारा कौन है, 180। देखिए 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से क्या करना, डिनाई। बहुत ज्यादा तो नहीं उदाहरण बताया जा सकता, लेकिन 2 बताया गया। कहीं और भी उदाहरण तमाम हो सकते हैं, लेकिन आपका कह सकते हैं कि 2 ही पर्याप्त हैं। लिखिए इसको भाई, धारा 180, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। हेडिंग डालिए, कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। दंड की मात्रा लिखिए भाई आपका, सादा कारावास 3 मास तक का या जुर्माना 500 या दोनों। सादा कारावास 3 मास तक का या जुर्माना 500 रुपये तक का या दोनों। एक लाइन और नीचे लिख लीजिए कोरिलेट करके, एफआईआर या एनसीआर पर सूचनादाता का साइन करने से इनकार करना इस धारा के तहत दंडनीय है। अलग से इसको लिखिए भाई, केवल उदाहरण 2 ही लिखवाए जा रहे हैं, एफआईआर तथा एनसीआर पर सूचनादाता द्वारा, मैंने जो एफआईआर दर्ज कराया है, सूचनादाता द्वारा
साइन करने या चिन्ह लगाने, अंगूठा चिन्ह, साइन ही लिखे, अंगूठा चिन्ह उसमें अपना देख लीजिएगा, साइन करने से इनकार करना इस धारा के तहत दंडनीय होगा। अब आइए 181 भी पूछे जाते हैं। पहले उदाहरण देखा जाए। उदाहरण ये देखना है कि आपका ओथ यानी कि आपका शपथ पत्र पर अगर कोई व्यक्ति आपका कह सकते हैं कि शपथ पर यानी कि ओथ पर सत्य कथन करने के लिए बाध्य हैं और वह झूठा कथन करता है तो 181 के तहत दंड का भागी होगा। कम से कम 2 उदाहरण आपका बनाया जाए, 2 उदाहरण ही देखा जाए। आपका पहला उदाहरण देखा जाए, 3 उदाहरण बता रहे हैं, पहले बेरक न देखे, पहले इसको समझिए, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। एक हम बताएंगे 156 का क्लाज 3 उदाहरण, एक आपका 164 सीआरपीसी, ये आपका 2 हो गया, और एक आपका सामाजिक बताया जाए, आयोग का ही मामला बताया जाए। किसका मामला बताया जाए? आयोग का। देखिए, आयोग के खिलाफ आपका पहले सामाजिक मामला देखिए, ये भी विधिक ही है। आयोग के खिलाफ आपका तमाम लोग जाते थे, फर्जी एप्लीकेशन मैंने एप्लीकेशन देते थे, इसकी जांच करे आयोग, इसकी जांच करे, यहाँ धार नहीं किया। तो जब हमारे नए अध्यक्ष जी आए, प्रभात कुमार, उस आए, तो ऐसी दशा में उन्होंने क्या किया कि आपका एक नियम बनाया कि आप जो भी इल्जाम आयोग पर लगाइए, आप शपथ पत्र दीजिए कि जो मैं कह रहा हूँ वह क्या है, सत्य है। अगर हमारी बात झूठी निकली तो हम पर विधिक कार्यवाही आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगर शपथ पर कोई स्टेटमेंट या कथन किए हैं और आपका झूठा निकलता है तो आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई होगी 181। तो एप्लीकेशनों की संख्या कम हो गई क्योंकि लोग डरने लगे कि कहीं आयोग हमारे खिलाफ 181 आईपीसी का क्या न कर दे मुकदमा। अब दूसरा देखिए, आपका आपका दूसरा नियम देखिए 156(3) पर गौर करना। केस याद है कि नहीं? कौन सा केस बताया गया था? आपका शपथ पत्र लगाइए। हाँ, प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। अब केस भी भाई रटा मारिए कुछ केस। प्रियंका श्रीवास्तव वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में आपका उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जब भी आप एफआईआर दर्ज करने की मांग के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एप्लीकेशन दीजिए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत, तो एक एफिडेविट लगाइए कि जो मैं बातें कह रहा हूँ क्या है, सत्य है। और अगर वह बात में झूठी निकली तो लोक सेवक के समक्ष शपथ पर झूठा कथन करने के लिए आप दायी होंगे तो किस धारा में दंडनीय होंगे? आईपीसी के 181। दूसरा देखिए 164 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड और कन्फेशन रिकॉर्ड होता है। स्टेटमेंट शपथ पर दिलवाया जा सकता है लेकिन स्वीकृति शपथ पत्र पर नहीं होती। शपथ नहीं दिलवाई जाती, वो बताया जाएगा आज या कल में आ ही जाएगा। देखिए आपका, तो ऐसी दशा में अगर कोई दुराचार की शिकार महिला है, वह शपथ पर अपना बयान देती हैं 164 का और अपने बयान में इल्जाम लगाती हैं और बाद में अपने बयान से मुकर जाती हैं, तो इसका मतलब कि तुम झूठ बोली थी और झूठ बोले कौवा काटे। तो आपका कौन सी धारा के तहत शपथ पर मिथ्या कथन देने के लिए उसके खिलाफ भी मुकदमा हो सकता है? तो कौन सी धारा के तहत? 181। अभी आपका भाई बुरा किसी को न लगे, सभी लोग वयस्क हैं, मेजर हैं, समझदार हैं,
यानी कि प्रूडेंट मैन है। हम भी प्रयास करते हैं कि अपनी सीमा में ही रहकर पढ़ा जाए, सीमा से बाहर न जाया जाए। लेकिन कभी काल उदाहरण बताते समय ये सही बात है कि थोड़ी बहुत सीमा का क्या हो जाता है, वायलेशन। जैसे कि आपका अमजद खां के केस में कहा गया, जय सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा का थोड़ा बहुत व्यक्ति क्या कर दिया है उल्लंघन, तो क्षम्य है। कोई स्वर्ण तराजू पर उसे तौला नहीं जाना चाहिए। यानी कि कितना बल का प्रयोग करे, थोड़ा बहुत तो फ्लो में क्या हो सकता है पढ़ाते समय आगे। एक उदाहरण लास्ट में बताते हैं, तेल मालिश बाबा का, सुने कि नहीं? आपका बनारस का ही कांड था, तेल मालिश बाबा लड़की ने आरोप लगाया, आपका बाबा की पहुंच बहुत दूर तक थी, लेकिन जब कानून का शिकंजा चला तो सब जेल गए, लड़की भी जेल चली गई एक्सटॉर्शन के चक्कर में। और पुनः जब कोर्ट में मुकदमा चला, यानी कि बयान दिया 164 का, जब कोर्ट में चला तो मुकर गई, तो तुरंत उसको उसके खिलाफ न्यायालय में एप्लीकेशन दिया गया कि हजूर अपने बयान से मुकर गई हैं, अतः 181 के तहत इन पर क्या चलाया जाए मुकदमा। क्योंकि ये शपथ पर बयान दी थी 164 का, और शपथ पर अब कह रहे हैं कि झूठा है। तो जब झूठा है तो आप शपथ लेकर क्यों झूठा बयान दिए? तो कौन सी धारा के तहत मुकदमा हो सकता है? एक धारा 181, बहुत महत्वपूर्ण धारा है। तो चूंकि समय भी हो गया भाई 6:25, नहीं तो और चलाते हैं आपका। कहिए तो आज आईपीसी ही पढ़ा जाए, कुछ फ्लो बना है, नहीं तो आज आईपीसी पढ़िए भाई, थोड़ा और धारा, और 15-20 धारा पढ़िए, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद एक आईपीसी में फ्लो बना है, नहीं तो बहुत नीरस चल रही थी। तो आज आईपीसी ही चलाते हैं, और कुछ धाराएं आपका खींच दिया जाए। इधर धाराएं 298 तक जितना जल्दी हो जाए उतना ही बहादुरी का काम होगा। तो सीआरपीसी कल चलाई जाएगी। आज एक और फ्लो में अभी कुछ अच्छे अच्छे प्रावधान आईपीसी में ही देखिए। देखिए आपका, लिखिए भाई 181, काफी महत्वपूर्ण सेक्शन है ये भी आपका। हेडिंग डालिए आपका, बस वही हेडिंग और दंड लिखना है, समझाने को समझा दिया गया है। और आपका बाबा पर उदाहरण याद रखेगा, कुछ ना है तो बनारस कांड याद रखिएगा। लिखिए भाई सेक्शन 181, शपथ दिलाने, हेडिंग डालिए, शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए, शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के प्राधिकृत लोक सेवक या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन, शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन, फॉल्स स्टेटमेंट। दंड लिखे, दंड की मात्रा भी पूछी जाती है, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, अधिकतम सजा है ये। हाँ? नहीं नहीं, किसी भांत का, सादा नहीं, कठोर भी हो सकता है भाई। स्पष्ट लिख लीजिए, किसी भी भांति का, न समझ में आए तो ऐसे लिखे, किसी भी भांति का, यानी कि कोष्ट में सादा या कठोर दोनों हो सकता है यहाँ। किसी भी भांति का 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, काफी महत्वपूर्ण धारा ये है। इसके बाद आपका सेक्शन आता है 182। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वह इलस्ट्रेशन से बनता है, यानी कि बेयर एक्ट से तो कम चांस रहता है,
इसमें 3 दृष्टांत दिए गए हैं। देखिए आपका पहले इसकी भूमिका देखिए कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को कोई गलत सूचना देते हैं। सूचना इसलिए गलत देते हैं कि पब्लिक सर्वेंट किसी अन्य व्यक्ति को माने ऐसा कार्य करे कि किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान हो जाए, क्षति हो जाए। तो कुछ तो सूचना गलत दिलवाइए और पब्लिक सर्वेंट अपना कार्य करे और दूसरे व्यक्ति को क्या हो जाए, नुकसान। जैसे कि आप पुलिस ए को गिरफ्तार करने आई, आप जानते हैं कि यह ए नहीं है, बी है, फिर भी पुलिस से कह रहे हैं कि यही ए है, यही ए है, भाग रहा है, गिरफ्तार करिए। और किसको गिरफ्तार करवा दिए, बी को। बेचारा बी कहाँ चला गया, जेल। तो आपने गलत सूचना दी और गलत सूचना के द्वारा लोक सेवा कार्य किया और दूसरे व्यक्ति को क्या पहुंच गया, नुकसान। जबरदस्ती वो कहाँ 2-3 दिन रह गया जेल में। तो ऐसी सूचना देने वाला व्यक्ति की धारा में दंडनीय होगा 182। लिखना नहीं है, बस दृष्टांत भाई बैरक से याद रखना। मैं पढ़ दे रहा हूँ तीनों दृष्टांत, यहाँ से भी आपका इलस्ट्रेशन पूछा जाता है। देखिए दृष्टांत पहला, को एक मजिस्ट्रेट को यह इतला देता है कि यह एक पुलिस अफसर जो ऐसे मजिस्ट्रेट का सबॉर्डिनेट है, कर्तव्य पालन में उपेक्षा बरतता है या अवचार का दोषी है, ये सूचना पूरी तरह फर्जी है। इसलिए सूचना दी गई कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस के खिलाफ क्या कर दे, विभागीय माने पुलिस के खिलाफ क्या कर दे, कोई एक्शन ले ले। तो इस धारा के तहत सूचना देने वाला दंड का क्या होगा, भागी। दूसरा दृष्टांत है, को एक लोक सेवक को यह मिथ्या इतला देता है कि यह के पास गुप्त स्थान में विनिषिद्ध नमक है। तो उस समय नमक का आपका देखते थे कि नमक आंदोलन चला, तो चूंकि ये कानून 1860 में बना था। अब तो भाई कोई भी नमक आपका बना सकता है इत्यादि, लेकिन उस समय सभी लोगों को नमक बनाने का हक नहीं था, न रखने का हक था। और इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन। तो अलग बात है। तो भाई आपका अगला देखिए 183 छोड़ दीजिएगा, यानी कि 182, वहीं एक दो दृष्टांत आ सकता है, बहुत ज्यादा है। 183 छोड़ दीजिए, 184 छोड़ दीजिए, 185 छोड़ दीजिए, फिर पूछा जाता है 186। लिखिए सेक्शन 186, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना। पहले दंड की मात्रा लिख लीजिए, तब एक दो उदाहरण दिया जाए। 3 मास का कारावास या 500 रुपया जुर्माना या दोनों। दंड लिखिए 3 मास तक का कारावास, 3 मास तक का कारावास या जुर्माना 500 रुपया या दोनों। यहाँ से थोड़ा कोरिलेट भी करना है आपको एक दो जगह से। पहला आपका ये देखना है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है और अपना कार्य कर रहा है और उस कार्य को करने में आप स्वेच्छा, स्वेच्छा मतलब आशय के साथ, जानकर, जानबूझकर आप बाधा डालते हैं, तो आप 186 के तहत दंड के भागी होंगे। पहला नियम याद रखना है। यहीं अगर पुलिस का, चूंकि पुलिस भी पब्लिक सर्वेंट है, और यहीं दे दे कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के कर्तव्यों में बाधा डालता है, तो ऐसी दशा में सीआरपीसी के तहत क्या पुलिस ऐसे बाधा डालने वालों को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती हैं कि नहीं, कर सकती हैं। और कौन सी धारा, 41, यानी कि सीआरपीसी की कौन सी धारा पढ़नी है, 41। अब आइए 188, 188 से भी काफी क्वेश्चन बनता है। और कोरोना काल में
आपका इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ था, इसके तहत एफआईआर ज़्यादा हुई थी। अब 188 है क्या? तो लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना। देखिए आपका भाई, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि आईपीसी की धारा हेडिंग डाल लीजिए, लोक सेवक द्वारा सम्यक रूप से माने उचित रूप से, सम्यक माने प्रॉपर उचित रूप से प्रख्यापित आदेश, दिए गए आदेश, प्रख्यापित मतलब दिए गए आदेश की अवज्ञा करना। अवज्ञा मतलब उल्लंघन, उल्लंघन माने आपका वायलेशन करना। बहुत महत्वपूर्ण धारा ये भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार इसे भी आपका बहुत प्रसिद्ध धारा रही है। तो आगे इसका मैंने बताया जाए कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि आपका सेक्शन 21 आईपीसी वाला कोई लोक सेवक है, वह किसी व्यक्ति को आपका या किसी विषय कानूनी रूप, देखिए वह कि कोई आदेश वैध रूप से देने के लिए प्राधिकृत है, यानी कि कानूनी रूप से आदेश देने के लिए क्या है, ऑथराइज, वह आदेश देता है। और अगर कोई व्यक्ति उस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्ति 188 धारा के तहत दंड का भागी होगा। तो कुछ न कुछ आदेश दिलवाइए एक दो, और व्यक्तियों द्वारा उस आदेश का उल्लंघन करवाइए। सबसे महत्वपूर्ण आपका दो एरिया से कवर करना है, तीन एरिया कवर किया जाए, क्योंकि एक जो आदेश होगा उसके लिए अलग धारा बनी है। सबसे पहले सीआरपीसी में तीन धाराएं हम देखते हैं। पहला 133, दूसरा 144 और तीसरा 144 ए। तीनों धारा देखिएगा, क्योंकि तीसरी जो धारा रहेगी वह 188 से गवर्न नहीं होगी। पहला देखा जाए कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने कंडीशनल ऑर्डर दिया पब्लिक न्यूसेंस हटाने का, और कोई व्यक्ति इस ऑर्डर का पालन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पब्लिक सर्वेंट है, वह उस विषय पर आदेश देने के लिए आपका कानूनी रूप से सक्षम है, आदेश दिया, और आप जानबूझकर उस आदेश का क्या किए हैं, वायलेशन। तो ऐसा व्यक्ति किस सेक्शन के तहत आईपीसी में दंड का भागी होगा, 188। पहला नियम 144 पर आई है। 144 ये कहती है कि अगर पब्लिक न्यूसेंस है या अर्जेंट मामला है, तुरंत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है, तो सेक्शन 144 के तहत सीआरपीसी के तहत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आदेश देते हैं। जहां की कर्फ्यू का भी आदेश दिया जाता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र न होएं या कोई घर से न निकले इत्यादि आदेश दिया जाता है। और यही कोरोना काल में 144 कई माह तक पूरे प्रदेश में लगातार क्या रही, लागू। और जो भी व्यक्ति इस आदेश का क्या करता था, वायलेशन, तुरंत उसके खिलाफ कौन सी धारा के तहत मुकदमा होता था, एफआईआर 188 के तहत होता था, क्योंकि लोक सेवा का आदेश वह माना कि अवज्ञा किया। लेकिन अगर कोई व्यक्तियों का समूह हथियार सहित आपका व्यायाम करा रहा है या ट्रेनिंग दे रहा है, प्रशिक्षण, और ऐसी दशा में उस इलाके में ये सब 144 ए के तहत रोक दिया गया है डीएम के आदेश द्वारा,
तब 188 अप्लाई नहीं होगी। ऐसे आदेश का उल्लंघन करने वाला 153 ए बताया गया था 2 दिन पहले, 153 क के तहत दंड का क्या होगा? भाग। अब यहाँ दंड की दो मात्रा है। अगर आदेश ऐसा है जो मैंने ऐसा कार्य को करने के लिए आदेशित है या रोकने के लिए जिससे मानव के शरीर को, जीवन को, स्वास्थ्य को खतरा हो जाए, आप उल्लंघन कर रहे हैं। तो कोरोना में बताइए किसका खतरा था? स्वास्थ्य का था कि नहीं था? तो स्वास्थ्य साधारण खतरा है तो दंड कम, और जीवन पर संकट आ जाए स्वास्थ्य पर तो थोड़ा दंड की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि 188 में कितने प्रकार के आपको दंड मिलेंगे? 2 प्रकार का, एक सामान्य और एक क्या मिलेगा? स्पेशल। लिखिए भाई, आपका काफी प्रसिद्ध धारा है ये, लिखिए इसको आपका। सामान्यतः इस धारा के तहत दंड, सामान्यतः लिखिएगा, इसके बाद स्पेशली लिखवाया जाएगा। सामान्यतः इस धारा के तहत दंड सादा कारावास 1 मास का या जुर्माना 200 रुपये या दोनों। सादा कारावास 1 मास तक का या जुर्माना 200 रुपया या दोनों। पैराग्राफ चेंज करके लिखे विशेष दंड माने विशेष प्रावधान, हेडिंग डाल लीजिएगा, थोड़ा इसमें दंड की मात्रा बढ़ेगी। यदि ऐसी अवज्ञा माने आदेश दिया गया उसका उल्लंघन किए हैं, यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन कामा दीजिए स्वास्थ्य, भाई कोरोना में किस पर प्रभाव डालता था? स्वास्थ्य पर, जीवन पर भी। कब व्यक्ति मर जाए कोई भरोसा है? वैसे भी अभी भी मर रहे हैं लोग। लिखिए मानव जीवन कामा दीजिए स्वास्थ्य या क्षेम को संकटकारी करे। क्षेम कुशलता, या क्षेम को कुशलता कहा जाता है, क्षेम को संकटकारित करे या बलवा या दंगा कारित करती हो। बलवा या दंगा भी इसी में, बलवा या दंगा कारित करती हो, तब दंड थोड़ा बढ़ेगा। तब दंड 6 मास तक का कारावास या जुर्माना 1000 या दोनों। अंडरलाइन कर लीजिएगा। तब दंड कितना होगा? 6 माह तक का कारावास या जुर्माना 1000 रुपया तक या दोनों। अगली धारा लिखिए 189 लोक सेवक को क्षति करने की धमकी देना। ये भी बहुत पॉपुलर धारा है, पुलिस जरूर लगाती है कि हम गए थे तो हमें क्या दे रहा था? धमकी कि चले जाइए नहीं तो आपको सिर फोड़ देंगे या क्या करेंगे, जान से मार देंगे। तो हमेशा ये धारा लगती है आम जनता पर जब लोक सेवक के खिलाफ लोग कुछ बोलते हैं इत्यादि। तो लोक सेवक को क्षति की धमकी देना, दंड लिख लीजिए केवल 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब आइए हेडिंग डालिए अध्याय 11, चैप्टर 11 मिथ्या साक्ष्य यानी कि फॉल्स एविडेंस। हेडिंग डालिए अध्याय 11। अध्याय 11 हेडिंग डालिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूरी तरह बनने का चांस है क्योंकि आईपीसी से प्री में 35 क्वेश्चन 100 में आएगा।
तो प्रयास कर एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। अब कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कहाँ से नहीं, ये बताना मेरा कार्य है। आपका बताया भी जा रहा है मॉडल लगातार। तो आपका हेडिंग डालिए, मिथ्या साक्ष्य देना और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अध्याय 11 सेक्शन लिखिए 191, 191 से लेकर 229 ए, 191 से लेकर 229 ए। भाई देखिए, कम से कम आपका दो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। एक जो क्वेश्चन बन जाता है शुरुआती दौर से 191, 192, 193 सेट क्वेश्चन रहता है इलेस्ट्रेशन। एक क्वेश्चन आपका लास्ट से बनता है, लास्ट आपका पीड़िता की पहचान, यानी कि दुराचार की शिकार महिला की पहचान का प्रकटीकरण। तो 228 ए। तो कुछ न याद रहे तो पहले चार धाराएं, मिथ्या साक्ष्य देना 191, भाई सेक्शन मिलाने के लिए आता है। मिथ्या साक्ष्य रचना या गढ़ना 192 और दोनों के लिए दंड 193। इसके बाद आपका झूठी एफआईआर भी इसी में आएगी, बहुरूपिया भी आएगा, यानी कि ये अभियुक्त था और कोर्ट में पहुंच गया, उसकी जगह उसका भाई कह रहा है मैं ही अभियुक्त हूँ और आपका तो बहुरूपिया भी आएगा। फिर अपराधियों को संश्रय देना भी आएगा और मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना। तो पहले तो दो तीन उदाहरण समझिए, तब तो आगे बेर बताया जाए। और तीसरा पॉइंट जो याद रखना है वह आपका याद रखना है एक दो उदाहरण, और फिर आपका दृष्टांत याद रखना है। और वह दो दृष्टांत पूछा जाता है, एक बॉक्स वाला ज्यादा रिपीट करता है। तो जो बक्से वाला बताया जाएगा भाई, बॉक्स वाला। तो बॉक्स वाला तीन चार उदाहरण बताया जाएगा। आपका पहले एक एक भूमिका बांधिए, तब आपका सेक्शन शुरू होगा, क्योंकि इधर की धाराओं से हमें जहां तक लगता है कम से कम दो क्वेश्चन जाकर देखिएगा बनता ही है। अधिकतम इस चैप्टर से तीन क्वेश्चन तक बन सकता है प्री में। फिर मैं बता दूं, कम से कम दो क्वेश्चन तो बनता ही है, अधिकतम तीन क्वेश्चन भी बन सकता है। कुछ ना याद रहे तो आपका शुरुआती की कुछ धाराएं, लास्ट की और बीच की। जैसे कि बीच का मतलब कि आपका 201 हुआ, 204 हुआ, इससे क्वेश्चन बना है। तो एक एक करके बताया जाएगा। आपका मान के चलिए 2 दिन तो लग ही जाएगा इस चैप्टर में। तो जैसे ही आपका 229 30 से आपका उड़ान भरना है, उधर कम लगेगा, फिर 30-40 धारा एक दिन में खींच जाएगी। यानी कि प्रयास किया जाए कि इस हफ्ते 298 अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जैसे वहां तक पहुंचा उसके बाद तो गति बढ़ा ही दी जाएगी। लेकिन आपका अध्याय 15 तक हो जाए, प्रयास यही करना है। आज बुधवार है ना, तो प्रयास करते हैं 3 दिन में भाई। अब देखिए कहाँ तक सफल रहता है, प्रयास करने में क्या जाता है, क्योंकि समय कम है। हाँ भाई, एग्जाम की कई लोग पूछ रहे थे टलेगा कि नहीं, तो इसके बारे में 1 मिनट सूचना दे दी जाए। भाई आपका चूंकि 10 को बकरीद है, तो ये बात आयोग में पहुंचाई गई है और लड़कों से भी कहा गया है कि आप एक दूर हैं तो स्पीड पोस्ट भेज दीजिए या हाथों हाथ जाकर आयोग में एक एप्लीकेशन रिसीव करा दीजिए। वैसे 99% चांस है कि टलेगा, लेकिन होगी जुलाई में ही। या तो 3 को हो जाए, नहीं तो 17 को। मैं बता दूं, बैक भी एक हफ्ता हो सकता है और अगले एक हफ्ता के अंदर स्थिति मने क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमारे हिसाब से टलना निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज मैंने आपका टलना निश्चित है, लेकिन जब तक टल ना जाए तब तक कहा नहीं जा सकता।
हो सकता है कि भाई हमने भी दो चार लड़कों को भेजा, कह रहे थे जाकर स्पीड पोस्ट भाई करिए इत्यादि, और ये मांग की जा रहे हैं कि डेट आगे बढ़ाई जाए। तो हो सकता है 17 को भी खाली है आयोग की, हमें लगता है कोई परीक्षा उस दिन अभी नहीं है। तो आपका दूसरी सूचना ये है कि जो ये ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं, आपका जो ये बैच एपीओ का चल रहा है, क्योंकि इस बैच में तमाम लोग हैं जो मैंने बहुत पहले के एडमिशन लिए हैं या इत्यादि, तो कुछ लोगों की फीस बकाया है और उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। इसलिए रिकॉर्ड है कि उत्तराखंड के लिए जब चल रहा था तो इतने आपका एडमिशन हुए कि उस समय रिकॉर्ड रखना हमारे लिए भी मुश्किल हो गया, क्रैश को। तो इसलिए आपका रेनुअल किया जा रहा है बैच को, नया बैच बनाया जा रहा है। जो सुबह का क्लास चल रहा है नए बैच में चलेगा, और आप लोगों को भी कल तक नए बैच में जोड़ दिया जाएगा। जिनका भाई आपका नहीं जुड़ा रहेगा, कल शाम को आइएगा तो उसको जुड़वा लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी परसों से बैच चलेगा ऑनलाइन, वह आपका नए आपका बैच में चलेगा। क्योंकि कुछ लोगों की फीस बकाया है, ज़्यादा लोग स्वेच्छा से दे देते हैं, दो अब कुछ हैं कि कबीरा इस संसार में भांत भांत के लोग। तो कुछ है जैसे कि आपका कमेंट में भी भाई बता दिया जाए, तीसरी सूचना, एक दो ऐसे चूतिया प्रकार के व्यक्ति हैं, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे दूसरी भाषा में, भाई नाराज भी ना हो उसको, क्या बोला जाता है भाई, सनकी कहा जाए। भाई सनकी तो किम से जोड़ देंगे लोग। हाँ, चलिए हमने समझ लिए लोग ना इतने में चलिए भाई। तो भाई आपका फालतू में ऐप पर कमेंट ना करिए, आपका नहीं तो नोटिफिकेशन, इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखा जाता है कि आपको कोई समस्या हो तो उसको पूछ सकते हैं। नहीं तो यहाँ से ऑप्शन है रिमूव भी करने का और नोटिफिकेशन बंद करने का भी। तो अगर आज सूचना दी जाती है, अगर लोग आज के बाद फालतू का आपका मैंने कमेंट करेंगे ऑनलाइन में, तो नोटिफिकेशन का सिस्टम ही अब हमेशा के लिए बंद कर देंगे हम। और एक लोग किए थे आपका सुबह, तो रिमूव किया गया, फ़ोन नहीं लग रहा है, फ़ोन मैं भी मिला रहा हूँ, और आपका उसके बाद उसका फ़ोन भी नहीं आया कि क्यों रिमूव किए। अगर फ़ोन लग जाता तब हम बताते। भाई इतना मना किया जा रहा है बार बार, अब फिर भी आप फालतू में पंच और रहा तो क्या क्या तो छाता। अरे भाई पढ़ाते समय आप तो कमेंट न करिए। तो उसमें ऑफलाइन में तो भाई सीधे दिखता है, ऑनलाइन में अब कौन है, कहाँ से एडमिशन लिया है, नाम नंबर तो है ना। तो 1 सेकंड में यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद फ़ोन करेगा तब देखा जाएगा। अभी कोई गारंटी नहीं है कि भाई जोड़ा ही जाए। तो भाई कमेंट फालतू का ना करिए, पढ़ना है अपना पढ़िए। आपका ऑनलाइन में कमेंट बाजी, इसीलिए आपका ग्रुप व्रुप भी नहीं बनाया जाता। अभी ग्रुप का भी बता दिया जाए भाई फिर एक बार, कि ग्रुप जो बना है व्हाट्सएप पर वो हमने नहीं बनाया है, वो लड़कों ने बनाया है। और जो भी व्यक्ति चाहे उससे लेफ्ट हो सकता है, कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर फिर आपका ग्रुप में कोई मने गलत सूचना दी जाती है, या किसी के पर्सनल नंबर पर आप मने मैसेज करके नोट्स मांगते हैं, तो आपका ग्रुप को डिलीट कर दिया जाएगा, और हमारे ही द्वारा जिसको भाई बनाना है ग्रुप अपना बनाए, अपना चलाए, उसमें हमें एडमिन न बनाए। न तो हमने आज तक कोई ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, हम ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप बनाते हैं जिसमें कोई नहीं देख पाएगा, केवल हम देख पाएंगे। ऐसे ऐप में है कि आप ये नहीं देख पाएंगे कि कौन जुड़ा है। तो एक ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप होता है जिसमें कि दूसरा आदमी ग्रुप वहाँ दिखाई नहीं देगा आपके यहाँ, लेकिन हम देखें, हम चाहें तो सबको देख सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं देख सकते कौन जुड़ा है। तो मैसेज किया जाता है तो ब्रॉडकास्ट के माध्यम से किया जाता है, आपका सामान्य माध्यम से नहीं। तो आइए देखा जाए आपका फिर मिथ्या साक्ष्य पर भाई भूमिका बांधी जाए, क्योंकि बहुत खतरनाक है। आपका कहावत भी कही जाती है कि झूठ बोले कौवा काटे, तो वहीं आपका कहानी पहले दो तीन देखिए,
ताकि दिमाग में इस चैप्टर में पढ़ना क्या है पहले ये तो बैठे। 3 क्वेश्चन हमारे हिसाब से पूछना चाहिए। इतिहास गवाह है 2 का, कभी 3 का, लेकिन हमारे हिसाब से 3 पूछ सकता है क्वेश्चन। पहला आपका ये समझिए, एक उदाहरण से समझिए आपका, और इसमें कई जगह मृत्यु दंड भी एक जगह है। तो एक उदाहरण आज बताया जाए, भले समय आपका कम हो लेकिन कभी काल उदाहरण तो बता ही जा सकता है। देखिए आपका 2 एल्डर थे, एल्डर का ही बताया जाए, कई बार 1-2 बार बताया भी गया है। 2 एल्डर यानी कि सम्मानित व्यक्ति थे। एक धन्ना सेठ के पास गए। धन्ना सेठ ने आवाभगत किया और उसका फार्म हाउस घूमने गए। फार्म हाउस में धन्ना सेठ की पत्नी स्नान तालाब में कर रही थी। अब तालाब न कह के थोड़ा चेंज कर दिया जाए, वाटर पार्क में। तालाब थोड़ा वो जमाना गया, और आपका वाटर पार्क में आपका कर रही थी। ये लोग मोहित हो गए, कहे कि हमसे रिलेशन बनाओ। उसकी पत्नी ने इनकार कर दिया। तो उस समय काजी होते थे या आपका जज होते थे, तो दोनों जो एल्डर थे यानी कि सम्मानित पर्सन थे, आपका जैसे कि कमेंट करते हैं सम्मानित पर्सन, वैसे ही वो भी सम्मानित पर्सन थे। ये गए काजी के पास, राजा के पास या काजी के पास, न्यायाधीश जो भी कहिए, शिकायत लेकर, और 497 वाली शिकायत आईपीसी की। हजूर ये जो स्त्री हैं ये पर पुरुष गमन स्त्री हैं, ये एडल्ट्री की दोषी हैं, ये जार कर्म की दोषी हैं। यानी कि आईपीसी की कौन सी धारा? 497। अब तो अपराध ही नहीं रहा, अपराध नहीं है भाई भारत में अब। केस याद रखिए, जोसेफ साइन। और जज का नाम भी याद रखना है, कौन? दीपक मिश्रा। तो आगे बताया जाएगा, आईपीसी तो चल ही रहे हैं, थोड़ा देखिए आगे। ये लोग बयान दिए, उस समय जो पर पुरुष गमन स्त्री थी वह आपका मृत्यु दंड से दंडनीय थी। ये बयान पूरी तरह झूठा था। स्त्री को मृत्यु दंड दिया गया, जल्लाद ले जा रहे थे, तो आप जैसे अधिवक्ता प्रस्तुत हो गए रास्ते में, यानी कि देवदूत पैदा हो गए आप जैसे अधिवक्ता। और जल्लाद से कह कि हे जल्लाद, कहा ले जा रहे हो स्त्री को, क्या अपराध क्या स्त्री ने? तो जल्लाद ने पूरी कहानी बताई। तो भाई आप जैसे अधिवक्ताओं ने कहा कि आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी तो सुनो, यानी कि स्त्री की भी बातें क्या करो, सुनो। और तीसरा, हम जिरह करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन गवाहों का करेंगे, प्रति परीक्षा करेंगे, यानी कि आपका कह सकते हैं कि निर्चिर विवेक पद्धत, यानी कि हम कौन झूठ बोल रहा है कौन सत्य बोल रहा है, इसकी जांच का मौका तो दो। कि गवाही दे दिया मुख्य परीक्षा तो उसी आधार पर सजा दे दोगे। तो फिर वापस आई स्त्री, फिर गवाही शुरू हुई। एक सम्मानित व्यक्ति को बुलाया गया कि बताओ कैसे देखे थे घटना। तो नीम के पेड़ पर चढ़कर देखे थे। हुआ कि जाइए। दूसरे को बुलाया गया तो कहा कि साथे हम लोग देखे देखे थे। किस पेड़ पर चढ़े थे? तो कटहल के पेड़ पर, यानी कि साथ में घटना देखे, एक ही पेड़ पर चढ़े, और एक नीम के पेड़ पर चढ़ गए कटहल के पेड़ पर, यानी कि दोनों क्या दिए हैं? मिथ्या साक्ष्य दिए कि गढ़े? नहीं, गढ़े नहीं दिए। गढ़ना मतलब रचना, फर्जी दस्तावेज बनाना या अस्तित्व में लाना। ये मिथ्या साक्ष्य दिए हैं। तो उसी तर्ज पर ये चैप्टर भी पढ़ना है कि अगर ऐसा मिथ्या साक्ष्य कोई देता है जिसमें फांसी की सजा हो, और मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के कारण किसी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए भारत में, तो जो मिथ्या साक्ष्य दिया है या गढ़ा है उसको भी अधिकतम दंड कितना मिल सकता है? मृत्यु दंड। ये कान 194 आपका कौन सेक्शन काम करेगा बताया जाएगा, 194। दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट बनाना है आपका वह ये बनाना है कि मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना क्या होता है।
तो देना का मतलब कि आप न्यायालय में प्रस्तुत किए, या तो मुख से बोले, या कोई क्या किए, आपका दस्तावेज पेश किए, या किसी लोक सेवक के यहाँ पेश किए। और गढ़ना का मतलब हुआ आपने रचा। रचा मतलब आपने बनाया, या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए कि वह फाल्स हो जाए। जैसे कि उदाहरण देखिए, एक आदमी एक फर्जी वसीयत कोर्ट में पेश करता है, तो बताइए मिथ्या साक्ष्य दिया कि गढ़ा? दिया। और फर्जी वसीयत बनाता है, गढ़ा। बस। एक आदमी एक बॉक्स में आपका कुछ आपका कह सकते हैं कि सोना रख देता है दूसरे का, ताकि पुलिस आए और बॉक्स की तलाशी ले, तो घर वाला पकड़ा जाए जिसका बॉक्स है, और उसे चोरी के इल्जाम में सजा हो जाए। तो बताइए मिथ्या साक्ष्य दिया कि गढ़ा? यानी कि आपका गढ़ा। तो गढ़ा मतलब कि रचना करिए। जैसे कि फर्जी आपका रसीद बना लीजिए फीस का, फर्जी आपका मार्कशीट बना लीजिए, फर्जी दस्तावेज बना लीजिए, इत्यादि बना लीजिए, या फर्जी कंडीशन क्रिएट कर लीजिए। यानी कि फर्जी, जैसे कि बबली बंटी फिल्म में ऐसे हालात बना दिए थे कि जो भी आता था लगता था कि यही आपका क्या है, ताजमहल का मालिक, और बेचकर क्या हो गए, फरार। तो ये हालात फर्जी दस्तावेज गढ़ना मने लिखना, और देना का मतलब कि या तो मुख से गलत मिथ्या बात बोलना, या आपका मिथ्या साक्ष्य क्या करना, प्रस्तुत करना। तो गढ़ना मतलब कि अस्तित्व में लाना, ये जरूर याद रखें। इसके बाद इस चैप्टर में आपका 201 और 204 से ज्यादा पूछा जाता है कि अगर कोई साक्ष्य को मिटा देता है और साक्ष्य को छुपा देता है। एक ही शब्द में अंतर है कि साक्ष्य को नष्ट कर देना, यानी कि एक देखिए मान लीजिए कि एक लेटर पाया गया जिसे साक्ष्य में प्रस्तुत किया जा सकता था। एक पुलिस वाले ने लाइटर से तुरंत लेटर को क्या किया, जला दिया। तो बताइए साक्ष्य को छुपा दिया कि नष्ट कर दिया? और आपका लेटर को फाड़ कर फेंक दिया तब भी नष्ट। और वह लेटर अपने पर्स में रख लिया इस इरादे से कि हम किसी को देंगे नहीं, इसको छुपा लेंगे, तो अभियुक्त हमारा मित्र है, या हमें क्या दिया है, धन, वह बच जाएगा। तो दो धाराएं कवर करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है 201, और दूसरा कौन सा, 204 बताएंगे, अभी भूमिका हो जाए। तीसरा आपका जो पढ़ना है 211, यानी कि फॉल्स एफआईआर दर्ज कराना। तो 177 से जोड़कर पढ़िएगा कि अगर फॉल्स अपराध के बारे में गलत सूचना देता है तो 177, और अगर फॉल्स एफआईआर दर्ज करा देता है तो कौन सी धारा में आएगा, 211। याद रखिएगा कौन सी धारा में, 211 याद रखना है। फिर इधर की जो धाराएं पूछी जाती हैं वह आपका 228 ए और 229 ए याद करना है। यानी कि 228 ए लगातार मिलाने के लिए आ रहा है कि दुराचार की शिकार पीड़िता का प्रकटीकरण किस सेक्शन में है, तो सेक्शन रट्टा मार कर जाइए 228 ए। और जमानत की शर्तों का उल्लंघन करना, यानी कि अगर जमानत नाले ने दिया और कोई व्यक्ति उसकी कंडीशन का क्या करता है, वायलेशन, तो कौन सी धारा के तहत अपराध एक नया कर बैठा, आपका 229। तो कल इसको आपका 191 से शुरू किया जाएगा, थोड़ा पढ़ कर आइए। और आपका कब गढ़ा और कब दिया, मिथ्या साक्ष्य कब दिया,
कब गढ़ा, ये कल बताया जाएगा, थोड़ा पढ़ कर आइए तो सही रहेगा। ज्यादातर दृष्टांत से ही क्वेश्चन बना है और प्रयास करिए कि दृष्टांत को यहाँ क्या करिएगा, 191-92 का रट कर आइएगा। हम तो बताएंगे ही, अटैक करेंगे कहाँ से पूछा जाता है।